जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी का जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसका आंसर दिया जाए। उसी के गतांक से आगे का आज हम चर्चा करेंगे। सन 2009 का मौलिक विधि प्रश्न पत्र 1 का। इसके चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को आप जिस व्यक्ति द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। चलिए विषय पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य है परंतु ऐसी संविदाएँ हैं जो बिना प्रतिफल के भी वैध होती हैं, व्याख्या कीजिए। ये संविदा अधिनियम के धारा 25 को डायरेक्ट रिलेट करके क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बेयर प्रोविज़न को दे देना है और 1-2 केसों को भी चाहें तो आप वर्णन कर सकते हैं, जैसे राजकली देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का मामला है और उसके बाद से धीरज कौर बनाम विक्रमजीत का मामला है, उसको दे सकते हैं। और एक मंदी सेट्टी शेखर बनाम पुलियावाला कुमुरेली का मामला है 2008 का, इसका चाहे तो आप वर्णन कर सकते हैं। अब 25 क्या कहता है उसको आप लोग देख लें। तो सामान्य नियम तो यही है कि बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा शून्य होता है। ये धारा 25 के मुख्य टाइटल यानी उसके जो हेडिंग है उसी में ये बात कही गई है, लेकिन उसके प्रोविजो बताए गए हैं। 3 प्रोविजो हैं। उन 3 प्रोविजो में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के भी यदि कोई संविदा होता है तो वो वैध होता है। अब जैसे कि आप उसका जो पहला है धारा 25 का उपधारा 1, वो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का अपने आपस के पारस्परिक प्रेम और स्नेह के आधार पर उसने संविदा किया हो और वह संविदा लिखित इंस्ट्रूमेंट में हो और रजिस्ट्रीकृत हो तो बिना प्रतिफल के भी वो संविदा वैध होगा। लेकिन ये जो इंडिग्रेंट्स है, 3 इंडिग्रेंट्स इसका होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह होना चाहिए, दूसरा लिखित इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अगर जो ये तीनों में से एक का भी अभाव है, यानी कि इनका जो प्रेम और स्नेह है वो निकट संबंध की वजह से होना चाहिए, अगर इसका अभाव है तो फिर ये धारा 25 का अपवाद के रूप में इसका वो नहीं लिया जा सकता है, आधार नहीं लिया जा सकता है। और इसी पर आधारित राजकली बनाम भूतनाथ मुखर्जी का मामला है। कहीं कहीं इसमें राजकली देवी दिया है, कहीं कहीं राजलकी देवी दिया है और ये हर कमेंट्री में कहीं न कहीं से अब सही क्या है अभी इसका तो हमें भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर राजकली देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का ही देखने को मिलता है। इसमें ये हुआ था कि पति पत्नी दोनों थे और वो पति ने पत्नी को कुछ प्रति मास रुपया देने का वचन दिया था और लिखित में दिया था और उसने कुछ दिन तक दिया और बाद में पता चला कि उसको देने से मना कर दिया। मना किया तो इस पे पत्नी फिर वाद दाखिल की। उस पे निर्णय ये आया कि इनका जो देने का वचन था वो पारस्परिक प्रेम और स्नेह के आधार पर नहीं था, आपस में मनमुटाव है। और जब आपस में मनमुटाव है, प्रेम और स्नेह नहीं है, तो भले ही वो इंस्ट्रूमेंट में हो या भले ही रजिस्टर्ड हो, इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। यही बात राजकली देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी के मामले में कहा गया। तो ये इलस्ट्रेशन दे करके आप इसको समझा सकते हैं। दूसरा इसका कह रहा है कि पूर्व स्वैच्छिक सेवा की क्षतिपूर्ति, यानी कि कोई व्यक्ति पूर्व में कोई कार्य किया है और उससे खुश होकर के यदि कोई व्यक्ति कहता है कि चलो हम तुमको कुछ पैसा देंगे या उसके प्रतिफल में कुछ देंगे, तो ये वैध होगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। यदि पूर्व का कोई कार्य किया गया है तो उसके आधार पर वो कोई संविदा करता है तो वो वैध होगा विदाउट कंसिडरेशन। अब इसमें एक दृष्टांत भी है, जैसे ख की थैली क पड़ी पाता है और उसे उसको दे देता है, क को ख 50 रुपये देने का वचन देता है, यह संविदा है। इसी तरीके से है, ख के बच्चे का पालन क करता है, वैसा करने में हुए क के व्यय के संदाय का ख वचन देता है, यह संविदा है। ये कहने का इसका तात्पर्य यही है कि यदि पूर्व में कोई कार्य किया गया है और उसके एवज में बाद में कोई ऐसी प्रॉमिस की जाती है, संविदा की जाती है उसके पर्पस के पूरा होने के उपरांत,
तो वो संविदा के रूप में मान्य होगा, भले ही उसमें प्रतिफल ना हो। अब इसके बाद से तीसरा है काल तिरोहित ऋण, यानी कि टाइम बार डेब्ट। कोई ऐसा ऋण है जिसका लिमिटेशन पीरियड पूरा हो गया है, फिर भी उसको पूरा का पूरा देने का या उसके किसी पार्ट को देने का, यदि वचनदाता आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं इस चीज़ के लिए कि हम दे देंगे, तो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, भले ही उसमें कोई प्रतिफल नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 हैं। और इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो धारा 25 के अन्य अपवाद भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे दान के विषय में जो 25 का स्पष्टीकरण 1 कह रहा है, यदि कोई दान दिया गया है उसमें भी ये लागू होगा। दूसरा कह रहा है कि अभिकरण का गठन है, धारा 185 इसी अधिनियम में कहा गया कि उसमें प्रतिफल की जरूरत नहीं होती, किसी एजेंसी का निर्माण किया जाता है। तो करार के निर्धारित समय को बढ़ाने के लिए यदि कोई धारा 63 में ऐसा कोई करार किया जा रहा है कि निर्धारित समय को एक्सटेंड किया जाए, तो उसके लिए भी प्रतिफल की ज़रूरत नहीं है। और 63 में ही कहा गया कि पूर्णतः भागता प्रतिज्ञा के परिहार पर कोई सहमति बन जाती है, तब भी कोई इसके लिए प्रतिफल की ज़रूरत नहीं है। और धारा 150 कह रहा है उपनिधान के विषय में कि इसमें भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए कंसिडरेशन ही हो। तो इस तरीके से आप उत्तर दे करके इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा कर सकते हैं, यानी कि सामान्य नियम आप बताएंगे और 2D का चाहें तो वर्णन कर सकते हैं इसमें प्रतिफल क्या होता है, और उसके बाद 25 का बताएंगे कि प्रतिफल किस वजह से इसेंशियल है, उसके बिना शून्य हो जाता है संविदा। लेकिन उसके जो अपवाद हैं, 3 अपवाद हैं, उसको गिना करके इसका वर्णन करके उत्तर दे सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका 1B पे। ये कह रहा है कि संविदा में कोई पक्षकार जिसका वो पक्षकार न हो, न तो वाद ला सकता है और न उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है और इसका आंसर केस लॉ के आधार पर दिया जा सकता है, और कंपेयर करते हुए कि इंग्लैंड के विधि में क्या है और इंडिया के विधि में क्या है। तो एक चीज़ तो कॉमन दोनों में है, इंग्लैंड के लॉ में भी और इंडिया के भी लॉ में भी, कि तीसरा पक्षकार कोई भी इन्फोर्स नहीं करा सकता है जो संविदा का पक्षकार नहीं है। ये सामान्य नियम है। लेकिन प्रतिफल, अब जो देखिए इंग्लैंड में क्या है कि प्रतिफल भी अननोन कोई व्यक्ति है जो पे कर रहा है, वो भी उसका वो नहीं करा सकता। लेकिन अपने यहाँ क्या है, जब 2D पढ़ते हैं तो वचनदाता की इच्छा पर या तो वचन ग्रहीता द्वारा या उसके तरफ से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कि तीसरा व्यक्ति भी प्रतिफल का मेंबर हो सकता है अपने इंडिया में। और इस पे केस लॉ भी है। और यदि अपवाद के रूप में देखा जाए तो हम लोग 2 अपवादों को दे सकते हैं केस लॉ के अलावा। एक तो धारा 91 और 92 है जो सबरोकेशन की बात करता है अंडर TPA में। दूसरा जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वो धारा 20 का वर्णन किया जा सकता है कि जो परफॉर्मेंस कराने की बात है तीसरे पक्षकार से भी, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात आती है कि यदि किसी तीसरे व्यक्ति से उसको करा लिया जाए, संविदा को इन्फोर्स करा लिया जाए, सब्स्टिट्यूट करा लिया जाए, तो वह व्यक्ति फिर वो उस चीज़ को जो उसके जगह पे संविदा को परफॉर्मेंस कर रहा है वो वसूली का हकदार हो जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि तीसरा पक्षकार भी इन 2 सेक्शनों में देखने को मिलते हैं जो कि संविदा को परिवर्तित कराने के हकदार होते हैं। अब रही बात इस सेक्शन के अनुरूप जो पहले के क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते थे, तो उसमें कुछ अपवाद हैं, उसका वर्णन किया जा सकता है। सामान्य नियम का वर्णन किया जा सकता है, जैसे इंग्लैंड लॉ में आपका ट्विडल बनाम एटकिन का मामला था, उसमें सीधे सीधे कहा गया कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता है, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए ही क्यों न की गई हो। और इसे ही संविदा का संबंध सिद्धांत कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस के बाद डिसीजन जो आया वो फिर डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी के मामले में आया, और उसमें भी इसी बात को दोहराया गया। इसमें कहा गया कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा और केवल वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि प्रतिफल वचन ग्रहीता से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो वह उस संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकता है। तो एक सेटल्ड जो नियम है इंग्लिश लॉ में, चाहे वो प्रतिफल के मामले में हो चाहे तीसरे पक्षकार के मामले में हो,
दोनों में ये नियम लागू होता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि तीसरा पक्षकार संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता है। लेकिन अब भारतीय विधि की बात आप देख लें तो भारतीय विधि में भी ये तो नियम चला आ रहा है कि संविदा का तीसरा व्यक्ति उसका इन्फोर्स नहीं करा सकता है, लेकिन जो प्रतिफल का तीसरा व्यक्ति है या जिसके लाभ के लिए है वो इन्फोर्स करा सकता है। ये बात अपने यहाँ इंडिया में है। अब इससे संबंधित एक केस है, जमुना दास बनाम राम अवतार का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि एक ज़मीन था, उसको बंधक रखा गया था और बंधककर्ता द्वारा तत्पश्चात उस ज़मीन को विक्रय कर दिया गया, और जिससे विक्रय किया गया उसे एक एग्रीमेंट किया गया कि जो बंधक धन है उसको वो चुकता करेगा। इस आधार पर उसने क्रय कर लिया। अब क्रय कर लिया और वो संपत्ति भी प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो बंधकदार था वो फिर क्लेम किया कि भाई उस संविदा के आधार पर इनको बंधक का मोचन कराने का जो है राइट इनको दिया गया था, तो ये क्यों नहीं करा रहे हैं। तो इसमें फिर कोर्ट ने ये कहा, प्रिवी काउंसिल ने, कि नहीं, ये तीसरा पक्षकार जो है, इस संविदा का तीसरा पक्षकार जो क्रेता विक्रेता हैं, इनके बीच आपस में संविदा होती, न कि उस बंधकदार के बीच में संविदा होती। यानी कि बंधकदार तीसरा पक्षकार है और इस संविदा का इन्फोर्स नहीं करा सकता है। और यही चीज़ फिर MC चाको बनाम स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के मामले में 1970 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल संविदा का पक्षकार ही उसको प्रवर्तित कराने के लिए वाद ला सकता है। इस केस में ये बात कही गई थी। तो यहाँ भी एक सेटल्ड नियम है, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद ये है कि यदि कोई संविदा है जिसके लाभ के लिए किया गया है, इसी केस में ये बात कही गई थी, अपवाद का भी वर्णन किया गया था कि यदि कोई संविदा जिसके लाभ के लिए किया गया है, भले वो तीसरा पक्षकार है लेकिन उस संविदा में वो सिग्नेचर नहीं किया है, तब भी उसका इन्फोर्स कराया जा सकता है, जैसे बेनिफिशरी होता है। अब यही बात उसके न्यास के संबंध में लागू होता है, फिर चार्ज के विषय में भी लागू होता है। इसमें ख्वाजा मोहम्मद खां बनाम हुसैनी बेगम का मामला एक था। उसके बाद विवाह व्यवस्था, बंटवारा अथवा अन्य पारिवारिक व्यवस्थाओं पर लागू हो सकता है। इसमें सुंदर राजा अयंगार बनाम लक्ष्मी अम्माल का केस था। फिर अभिस्कृति और विबंधन के मामले में भी ये नियम लागू होता है। इस विषय पर देवराज अर्श बनाम रामा कृष्णया AIR 1952 का मामला है। और अभिकर्ता द्वारा कोई संविदा किया गया है तो उसमें भी ये नियम लागू नहीं होता है, यानी कि संविदा का संबंध जो है नियम लागू नहीं होता है। अभिकर्ता द्वारा भी अगर जो कोई संविदा किया गया है तो वो मालिक के प्रति उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब इसके बाद आप चाहें तो फिर वो उसी का सब्रोकेशन का जो हमने बताया TPA का, उसका उदाहरण दे सकते हैं। और साथ में आप जो 91 है ये, और उसके बाद से चाहें तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 20 का वर्णन कर सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात कही गई 2018 में अमेंडमेंट करके जो लाया गया है, तो उसमें भी तीसरा पक्षकार उसको इन्फोर्स करा सकता है। तो ये रही। अब 2A क्वेश्चन है इसके बाद। इसमें कह रहा है कि A अपने मामले को संचालित करने के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क पर एक अधिवक्ता नियुक्त किया। तत्पश्चात A अतिरिक्त पारिश्रमिक संदत्त करने का वादा किया। यदि वाद सफल हो जाता है और अधिवक्ता पारिश्रमिक के लिए पर वाद लाता है, आपके अनुसार इस वाद का परिणाम क्या होगा? विधि के सुसंगत प्रावधानों को विनिष्ट करके उत्तर दें। तो देखिए, ये एक तो कंसिडरेशन पे बात कर रहा है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा ये कह रहा है कि निर्णय क्या होगा। तो ये प्रस्तुत समस्या जो है रामचंद्र चिंतामणि बनाम कलुराज 1977 का मामला उस पर आधारित है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक अधिवक्ता को यदि नामित कर दिया जाता है, वकालतनामा लगा लेता है, तो उस वकालतनामा के लगा लेने से ही उस मुकदमे में जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है एक अधिवक्ता का अपने मोकिल के प्रति, वो देता रहेगा। इसके लिए अतिरिक्त प्रभार की कोई कंसिडरेशन की बात नहीं होगी। यानी कि उसी में समाहित यदि वकालतनामा उसने स्वीकार कर लिया है तो उसको जो फीस दिया गया है उस फीस में ही उसको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। इसके लिए अतिरिक्त कोई प्रतिफल का कोई करार नहीं किया जा सकता है और ये इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। यानी कि इस केस में यही बात कहा गया कि इसमें कोई प्रतिफल नहीं था और प्रतिफल के अभाव में ये संविदा शून्य होगा। अर्थात जो वकील साहब हैं वो इस बात के लिए मुकदमा दाखिल करके
उससे पैसा नहीं वसूल सकते हैं क्लाइंट से कि हमने और तुमने ये बात कहा था कि यदि मुकदमा जीत जाएंगे तो अतिरिक्त आपको पैसा देंगे। तो ये अतिरिक्त पैसा देने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि एक वकील को अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करना उसका परम कर्तव्य होता है वकालतनामा लगाने के उपरांत। और ये चूँकि सेवा प्रोवाइड करते हैं इसलिए इसको इस तरीके से प्रतिफल के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो इस तरीके से आंसर देके इसको पूरा किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2B है, ए बी नामक सुनार को कुछ सोना दिया। सुनार ने सोना को अपनी अलमारी में रखा एवं कमरे के बाहर एक चौकीदार नियुक्त किया। सुनार के घर पर डकैतों का छापा डालने में उसकी अन्य संपत्तियों के साथ ए का सोना भी डकैतों द्वारा ले लिया गया। क्या बी ए को सोने का मूल्य संगत करने के लिए दायी होगा? विधि के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करके उत्तर दीजिए। तो देखिए, धारा 151 और 152 पर आधारित ये नियम है। जो उपनिहिती द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है, और उसमें जो बातें कही गई हैं, यदि कोई युक्तियुक्त प्रज्ञावान व्यक्ति जिस तरीके से अपने संपत्ति के प्रति बरतता है उसको यदि सावधानी बरत रहा है सावधानपूर्वक, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है यदि किसी प्रकार की हानि हो जाती है। तो इस केस में भी देखा जाए तो सुनार द्वारा वो सारी युक्तियुक्त सावधानियाँ बरती गई थी। चौकीदार को बिठाया गया था, बाकायदे उसकी सुरक्षा करी गई थी। ऐसा नहीं था इस केस में कि सुनार ने उस अपने संपत्ति के लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन रखा था और जो संपत्ति सुनार को दिया गया था उपनिधान के रूप में उसका उसने उपेक्षा किया था। यदि ऐसा किया होता तब वो दायी होता, अन्यथा दायी नहीं है। धारा 151 152 का वर्णन करके इस तरीके से इसका आंसर पूरा किया जा सकता है। अब चाहें तो इसमें हम थोड़ा सा वर्णन कर दे रहे हैं। इसमें लिखा है, उपनिहिती चीज की हानि आदि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है। धारा 152 कह रहा है और धारा 151 कह रहा है कि उपनिहिती द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। तो 151 में देखा जाए तो ये लिख रहा है कि उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिती आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहिती माल के संबंध में वैसे ही सतर्कता बरते जैसे मामूली प्रज्ञावान वाला मनुष्य वैसे ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहिती का माल हो। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। अब दायी कब नहीं होगा वो 152 बताया गया है। कह रहे हैं कि उपनिहिती विशेष संविदा के अभाव में, यानी कि कोई ऐसा संविदा नहीं किया गया है, तो ये कह रहा है कि अभाव में उपनिहित चीज की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देखरेख की हो। तो जब 151 की बात आई है उसमें यदि उसने उस तरीके से देखरेख किया है तो इसमें किसी प्रकार के लिए वो लाइबल नहीं होगा। तो इसका वर्णन करके इसके लाइबिलिटी को आप तय करते हुए उत्तर दे सकते हैं। अब तीसरा का क्वेश्चन ए है, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन भागीदारों के आपस में अधिकारियों और कर्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है और इसको एक एक लाइन करके आप गिना सकते हैं। चूँकि ये धारा 9 से लेकर के धारा 16 तक में जो वर्णन किया गया है उसका टोटल व्याख्या करने की बात ये कह रहा है भारतीय भागीदारी अधिनियम में, और उसको एक एक करके आप चाहें तो गिना सकते हैं। अब जैसे कर्तव्य की बात देखा जाए तो ये धारा 9 में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि फर्म के कारोबार में सर्वाधिक सामान्य लाभ हेतु संचालित करने का कर्तव्य एवं फर्म की कीमत पर गुप्त लाभ न अर्जित करने का कर्तव्य होगा। दूसरा ही 9 में ही कहा गया कि एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण तथा न्यायोचित बने रहने का कर्तव्य होगा। तीसरा धारा 9 में ही कहा गया है कि फर्म को प्रभावित करने वाली सभी बातों से संबंधित पूर्ण सूचना तथा सत्य लेखा जोखा प्रस्तुत करने का कर्तव्य होगा। और धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करने हेतु दायी है जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को हुई है। ये धारा 10 में कहा गया है। अब 12B में जो कहा गया है, प्रत्येक भागीदार का यह कर्तव्य है कि वह कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्य को तत्परतापूर्वक पालन करे। पुनः धारा 13F में कहा गया है कि भारतीय भागीदार अधिनियम के अंतर्गत भागीदार उस हानि के लिए उत्तरदायित्वाधीन होगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को हुई है। फिर धारा 13B में कहा गया है कि भागीदारों के मध्य इस आशय की संविदा न होने की स्थिति में वे फर्म के साथ में समान हिस्सा प्राप्त करेंगे और फर्म में हानि होने की दशा में समान रूप से अंशदान करेंगे। फिर धारा 15 में कहा गया है कि किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा केवल फर्म के प्रयोजन हेतु उपयोजित की जाएगी।
यदि कोई भागीदार फर्म की संपत्ति का प्रयोग करके व्यक्तिगत लाभ अर्जित करता है तो वह फर्म को देने हेतु बाध्य होगा। पुनः 16A में कहा गया है कि फर्म के कारोबार या संव्यवहार के से निजी लाभ का उपार्जन नहीं किया जाएगा। और 16B में कहा गया है कि फर्म के कारोबार में प्रतियोगिता में कारोबार का न करना, यानी कि वो किसी प्रकार का प्रतियोगी कारोबार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये कर्तव्य हैं। और अधिकार के लिए देखा जाए तो उन्हीं धाराओं में है, 12A में है, 12C में है, 12D में है, 13A में है, 13B और 13C में दिया गया है और 13D में दिया गया है। फिर 13E और 13F में भी इस बातों को कहा गया है। तो इसको देख लेते हैं। पहला 12A में क्या कहा गया है कि प्रत्येक भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह अधिकार भागीदारों के मध्य संविदा के अधीन है। फिर 13C क्या कह रहा है कि कारोबार के संबंध में मामूली बातों के बारे में मतभेद का विनिश्चय भागीदारों के बहुमत से किया जाएगा और प्रत्येक भागीदारों को इससे पहले मामले का विनिश्चय हो अपना मत अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा। तीसरा कह रहा है कि फर्म की 12D कह रहा है कि फर्म की बहियों का निरीक्षण और उसका नकल प्राप्ति करने का अधिकार होगा। फिर 13A कह रहा है कि भागीदार कारोबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, किंतु भागीदार आपस में समझा करके पारिश्रमिक देने का उपबंध कर सकते हैं। पुनः 13B कह रहा है कि भागीदारों के मध्य लाभ में हिस्सा लेने के संबंध में उपबंध न होने की स्थिति में फर्म के लाभ में समान हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। पुनः 13C में कहा गया है कि सामान्यतः कोई भागीदार अपनी लगाई गई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होगा, परंतु उनके मध्य ऐसी पूंजी पर ब्याज देने की कोई संविदा है तो ऐसी पूंजी पर ब्याज भी प्राप्त कर सकेंगे। और फिर 13D कह रहा है कि यदि कोई भागीदार जो पूंजी के अतिरिक्त जिसे लगाने का उस करार उसने उस कारोबार के प्रयोजन से किया है कोई संदाय का आवेदन करता है, उस पर 6% के दर से ब्याज प्राप्त का हकदार होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आकस्मिक निधि की ज़रूरत है और उसमें एक भागीदार जो है अपने तरफ से अतिरिक्त पैसा लगा देता है, तो जो पैसा लगाएगा उस पर 6% ब्याज भी वो पाने का हकदार होगा। और 8वां कह रहा है कि भागीदार द्वारा निम्नलिखित संदाय के संदर्भ में क्षतिपूर्ति करेगा, यानी कि उस कारोबार के मामूली और उचित संचालन में। दूसरा, हानि के फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन हेतु आपस में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी परिस्थितियों में किया जाता है, ये 13E में कहा गया है। और 13F में कहा गया है कि भागीदार उस हानि के लिए दायित्वाधीन होंगे जो फर्म के कारोबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को हुई है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया जा सकता है लिख करके, धारा 9 से लेकर के धारा 16 में जो वर्णन किए गए हैं उसमें क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। अब इसके बाद से 13B क्वेश्चन है कि भागीदारी फर्म का एक भागीदार फर्म से 1/4/1982 को सेवानिवृत्त हुआ था। फर्म अपना व्यवसाय चलाना जारी रखे हुए थी। फर्म ने 1/3/1985 को कर्ज लिया। यह साबित किया गया कि सेवानिवृत्त भागीदार ने न तो प्रतिनिधित्व किया न तो वह प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अनुज्ञात किया कि वह फर्म में 1/3/1985 को भागीदार था। क्या वह फर्म द्वारा 1/3/1985 को लिए गए कर्ज के लिए दायी हो सकता है? भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में निर्णित कीजिए। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत लंबा पूछ दिया है, लेकिन उत्तर इसका बहुत थोड़े में है। ये धारा 32 और 32 का जो तीनों क्लाज है उस पर आधारित है और साथ में धारा 28 को भी ये रिलेट करता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा व्यपदेशन किया जाता है तो उसमें किस प्रकार से ये भागीदार लाइबल होगा या फर्म किस तरीके से लाइबल होगा। तो इसके द्वारा जो उत्तर में है 28 में वो भी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसने किसी प्रकार का व्यपदेशन नहीं किया है और चूंकि ये सक्रिय भागीदार नहीं है और उस तरीके से किसी प्रकार का इसने एक्टिव प्रतिनिधित्व भी नहीं किया है, तो भी इसलिए लाइबल नहीं हुआ। क्योंकि देखिए 32 से करा है कि भागीदारी फर्म का भागीदार सेवानिवृत्त द्वारा फर्म से अलग हो सकता है। 32(2) कह रहा है कि सेवानिवृत्त से पूर्व किए गए फर्म के कार्यों के संबंध में भागीदार के दायित्व को बताया गया है। और 32(3) कह रहा है कि सेवानिवृत्त के बाद फर्म द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में भागीदारों के दायित्व के बारे में बताती है। तो ये केस एक है टावर कैबिनेट कंपनी बनाम इनग्राम और इससे मिलता जुलता है। इसमें कहा गया है कि क्रिसमस और इनग्राम दो फर्म के भागीदार थे। कुछ दिनों बाद इनग्राम फर्म छोड़ दिया, परंतु क्रिसमस उसी फर्म के नाम से कारोबार करता रहा और टावर कैबिनेट कंपनी ने पाया कि जिस कागज़ पर संविदा किया गया था उस पर इनग्राम का नाम भी भागीदार के रूप में उल्लिखित है।
कंपनी ने इनग्राम को भी व्यपदेशन के आधार पर दायी ठहराने का प्रयास किया। चूँकि इनग्राम ने अपना नाम कागजों पर बने रहने की अनुज्ञा तो नहीं दी थी, किंतु फर्म छोड़ते समय उसने उसे नष्ट नहीं किया था। इनग्राम को व्यपदेशन के आधार पर दायी ठहराने के तर्क को न्यायालय ने इस आधार पर स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर व्यपदेशन नहीं किया था। तो इस केस का हवाला देकर के इसका उत्तर दिया जा सकता है कि जो व्यक्ति फर्म से सेवानिवृत्त हो गया है उस डेट पर वह नहीं था और न ही उसके द्वारा किसी प्रकार का व्यपदेशन ही किया गया था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4A, आमंत्रित अनुज्ञप्तिधारियों और अतिचारी के बीच अंतर बताइए और उनमें से प्रत्येक के प्रति भूमि के अधिभोगी या स्वामी के दायित्व का वर्णन कीजिए। तो अब देखिए, इसमें अतिचारी और अनुज्ञप्तिधारी और आमंत्रित क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा उल्लेख कर दें कि अतिचारी का सीधे सीधे मतलब है कि जो व्यक्ति बिना परमिशन के आपके ज़मीन या संपत्ति पे बने रहता है और बने रहने के साथ में किसी अपराध के प्रयोजन से वो बने रहता है तो अतिचारी होता है। अनुज्ञप्तिधारी का मतलब होता है कि उसको किसी टर्म्स कंडीशन के आधार पर अनुमति दी गई है और उस आधार पर वो उतने समय तक के लिए बने रहता है। और आमंत्रित का मतलब ये होता है कि खुद उसको बिना किसी टर्म्स कंडीशन के आमंत्रित किया जाता है और उस व्यक्ति को उसके बाद जो है किसी प्रकार के, जैसे किसी दुकान में किसी व्यक्ति ग्राहक को बुलाना, ये एक आमंत्रित करने का उदाहरण है। अब ये अंतर देखा जाए तो कह रहे अतिचारी के प्रति दायित्व तो क्या है, तो अतिचारी सारे लाइबिलिटी को साथ लेकर के आता है, यानी कि वो दोषपूर्ण उसके ऊपर जो है एलिगेशन भी लगाए जाएंगे, किसी क्षति के लिए भी वो लाइबल होगा इस तरीके से। और अनुज्ञप्तिधारी के प्रति दायित्व को देखा जाए तो इसमें सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि वो टर्म्स कंडीशन जो तय किए गए हैं उस टर्म्स कंडीशन के आधार पर वो लाइबल होगा जिस आधार पर अनुज्ञप्ति दी गई है। और आमंत्रित के प्रति जो देखा जाए दायित्व तो इसके लिए किसी प्रकार का दायी नहीं होता है, क्योंकि वो एक प्रकार से आमंत्रित किया हुआ व्यक्ति होता है जब तक कि उससे कोई संविदा न हो जाए। यानी कि किसी दुकान में किसी व्यक्ति को सामान खरीदने के लिए बुलाया जाता है और उससे कोई क्षति हो जाती है तो किसी प्रकार का दायी नहीं होगा। इस तरीके से इसका उत्तर दे करके हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर का व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।